वैश्य वर्ग की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एक भारतीय वैश्य महासभा का गठन किया गया है। हमारे बीच हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल जी। आइए उनसे पूछते हैं क्या कुछ इसके उद्देश्य हैं और क्या वैश्य एकता के लिए काम करेगी ये संस्था। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आज देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक आबादी वाला जो हमारा सवर्ण क्लास का जो है वैश्य समाज है, जो कि लगभग 365 वर्गों में बटा हुआ है। हम सबको इकट्ठा करके और हम उनको ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारी जो भागीदारी है राजनीति में, हमारी भागीदारी बहुत कम है। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम केवल 22 हमारे विधायक हैं, जबकि हमसे बहुत कम आबादी के लोग हैं। जैसे कि आप पटेल समुदाय है जिसके 41 विधायक हैं और हम लोगों के केवल 22 विधायक हैं, जब हम लोग 20% में हैं, जबकि हमसे उनसे 3 गुने होने चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहते हैं कि हमारा जब तक हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे समाज का जो एक सामाजिक रूप से और हमारा आर्थिक रूप से भी और दोहन हो रहा है और हमारा राजनीतिक रूप से भी दोहन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और संघर्षरत हैं, और इसीलिए हम लोग जगह जगह जाकर अलग जगा रहे हैं। और हमने भारतीय वैश्य महासभा का हम लोगों ने गठन किया है। साथ ही हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज जो अगर हम कहें कि आज जो आयुष्मान कार्ड है, आप देखें कि आयुष्मान कार्ड किसके बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारे समाज के लिए बहुत से विपिन और गरीब लोग हैं, लेकिन उनके आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, ये वैश्य समाज के लोग हैं, ये पैसे वाले हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक विरोधाभासी जो एक समाजों के अंदर एक और सरकारों के दिमाग में है कि ये वैश्य समाज सब पैसे वाला ही समाज है, ऐसा नहीं है। हमारे समाज के अंदर ही बहुत से लोग आर्थिक रूप से विभिन्न हैं और कमज़ोर हैं, उनके लिए भी हमारी ये भारतीय वैश्य समाज काम करेगा। और साथ ही हम लोग ये प्रयास रहते हैं कि सारे काम जो और एक जो मिडिल क्लास का जो इस समय परेशानी आ रही है, उसके लिए भी हम लोग मिलकर के सब लोग काम करने के लिए हमने इस वैश्य सभा गठन किया है। अग्रवाल साहब, जैसा कि माना जाता है वैश्य समाज ज़्यादातर व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है, औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न है, तो क्या इस संगठन का केवल एक राजनीतिक नेतार्थ है या जो व्यापारिक दृष्टि से भी सुदृढ़ बनाने का इसका कोई लक्ष्य है? देखिए, हमने बार बार कहा है कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि वैश्य और व्यापारी, अगर हम वैश्य के संग व्यापारी को जोड़ दें तो अच्छी युक्ति नहीं है, क्योंकि वैश्य ही ज़्यादातर व्यापार करता है। तो मेरा कहना केवल ये कि यही है कि केवल अकेला हमारा राजनीतिक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो राजनीति वैसे एक कुंजी है। हर ताले की, हर समस्या की अगर कोई एक कुंजी है तो वो राजनीति है। अगर राजनीति हमारी मौजूद होगी तो हम समझते हैं हर चीज़ में हम लोग आगे काम आ सकते हैं। तो हमारा केवल अकेला वही एक नेता उद्देश्य नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले अभी जीएसटी पर और काफ़ी मीम्स आ रहे हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर पॉपकॉर्न अगर आप लेंगे सादा अगर ठेले से खरीदेंगे तो 5%, और अगर उसको जो पैक कर देंगे तो 12%, और अगर वो मीठे वाले पॉपकॉर्न लेंगे तो 18%। तो ये जो मजाक चल रहा है देश के अंदर, और ये जो एक तरह से मैं तो कहता हूँ, कभी कुछ दिन पहले आपने एक और वीडियो देखा हुआ कि बंद जो आता है, जो हम लोग सुबह नाश्ते में खाते हैं, बंद में 5% टैक्स है, और उसके अंदर अगर हम मक्खन लगा दें और उसको अगर वो एक सैंडविच का शक्ल दे दें तो उस पर 12% का टैक्स है। तो ये जो विरोधाभास है इन चीज़ों के, जो सरकार सोच नहीं रही है, एक्चुअल में क्या है कि एक मिडिल क्लास जो है सबसे ज़्यादा टैक्स 60% टैक्स, टोटल जीएसटी का 60% टैक्स केवल मिडिल क्लास पे करता है। और वो उस मिडिल क्लास की तरफ न तो कोई ध्यान है सरकार का, न सरकार उसकी तरफ देख रही है। तो हमारा वैश्य समाज जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो पिस रहा है, तो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा समाज हमारा वैश्य समाज ही है। तो मैं इसके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और वैश्य समाज की जो मूलभूत समस्याएं, इन समस्याओं को दूर करने का उनको काम करना चाहिए। अच्छा अग्रवाल साहब, इससे पहले भी आप किसी वैश्य संघ से जुड़कर आपने कोई काम किया है, कोई अनुभव है वैश्य समाज के लिए काम करने का? जी, हम लोग इससे पहले अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद में हम काम करते थे और मैं उसमें राष्ट्रीय प्रधान महासचिव था, और हम लोगों ने बहुत काम किया। और मैं समझता हूँ प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है यहाँ पे हम लोग न गए हों और यहाँ पे हम लोगों ने अपना अलग जगह काम किया हो। तो हमारा सोच है और हम समझते भी हैं कि ज़्यादा दिन नहीं, आप देखेंगे इसका रिजल्ट हमारी भारतीय वैश्य महासभा का आपको आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर ही आपको देखने में आएगा। अभी हम लोगों ने बरेली में कार्यक्रम किया, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और साथ ही हम लोग अपने समाज के लोगों को भी हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग मान लो आज ईटा में कार्य कर रहे हैं, बरेली में कार्य कर रहे हैं। बरेली के अंदर हम लोगों ने जो हमारे वैश्य उपवर्गों के जो शीर्ष लोग थे, जो लोग हमारे एक शान समझे जाते हैं हमारे समाज के, उन लोगों को बुलाकर सम्मान करने का हमने काम किया था। तो हमें इस तरह के काम भी हम लोग कर रहे हैं, अधिकारियों को बुला के सम्मान करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर एक एकता भावना की पैदा हो
आज हम देख रहे हैं कि मुझे ये कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि आज पूरा देश जातियों में बट गया है और हर जाति का व्यक्ति अपनी जाति वाली बात करने लगा है। हम जबकि एक वैश्य समाज अकेला ऐसा समाज था जो कभी जातिवादी की बात नहीं करता था, लेकिन आज मजबूर होकर के हमें भी उसी लाइन पर आकर के वो बात करनी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आपने इसमें एक प्रेस नोट में एक बात लिखी है कि जो विभिन्न वर्ग हैं वैश्यों में, उनके साथ जो है सामंजस्य बिठाकर रोटी बेटी का संबंध स्थापित करके उनको अपने में शामिल करेंगे। इसके क्या मायने हैं? देखिए 2-3 अभी हमारी एक बैठक हुई थी वृंदावन में, हमारे जो मार्गदर्शक मंडल उसकी बैठक हुई थी। हमने उसमें तय किया है कि हम कुछ मूलभूत ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज के अंदर कुछ परेशानी आ रही हैं, जैसे कि वैवाहिक संबंधों का टूटना। तो उसके लिए हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम जगह जगह हम कुछ इस तरह के काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे जिससे कि उन लोगों को उसमें परेशानी से निजात मिल सके और वो बैठ करके मध्यस्थता कर सकें। साथ ही हमारा विचार ये भी है कि आर्थिक रूप से जो हमारे कमज़ोर लोग हैं और वो अपना खर्चा जो है किसी न्याय के मामले में नहीं उठा सकते हैं या मान लो कोर्ट कचहरी में खर्चा नहीं उठा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग कुछ एक पैनल बनाने अपने समाज के कुछ बुजुर्ग मतलब वकीलों का एक पैनल बनाने की बात सोच रहे हैं हम लोग, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही ये हमारी ये साथ में केवल अकेली हमारी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली बात ये नहीं है, ये तो एक हमारा पार्ट है उसका। साथ में हम और भी कई कार्यक्रम लेकर साथ में चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों का शीघ्र खुलासा भी हम लोग आपके सामने करेंगे। अच्छा, ये जो वैश्य आपने महासभा बनाई है, कुल मिलाकर इसमें आपने कितना विस्तार अभी तक कर चुके हैं और किन किन जगह पर इसका गठन हो चुका है? क्या स्थिति अपडेट क्या है इसमें? अभी लगभग हम 18 लोग अंदर इसका हम गठन कर चुके हैं और अभी हमारा बरेली के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और अब ये दूसरा कार्यक्रम हमारा एटा के अंदर हुआ है, क्योंकि अभी मात्र हमारा 12 नवंबर को इसका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको, लेकिन जिस तरह से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग बहुत आशान्वित हैं और लोगों को लग रहा है कि अगर हम लोग अगर इस एक सही लाइन पर काम करेंगे और सही तरीके से सही मन से अगर हम लोग इस कार्य को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में वैश्य समाज की दशा और दिशा दोनों ही सुधरेगी। आपने इसमें एक बिंदु और डाला है कि जो वैश्य समाज के वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन देने की मांग की है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है समाज के विभिन्न वर्गों के सभी वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने की व्यवस्था है ऑलरेडी गवर्नमेंट में, तो ये अलग से मांग क्यों की गई? वृद्धावस्था पेंशन तो सबको मिल रही है। मैं आपको शायद आप मेरी बात को नहीं समझे। मेरा कहना ये है कि जैसे कि हम लोग जीएसटी पे करते हैं जी। अगर सरकार किसी को टैक्स कलेक्टर को रखेगी तो उसे कम से कम लाख रुपए 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह देने के बाद वो टैक्स को इकट्ठा करेगा। हमारा व्यापारी बिना पैसा लिए और उस जीएसटी को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके सरकार में जमा कराता है, जब उसके लिए उसको कुछ नहीं मिलता, बल्कि अगर वो लेट भी हो जाता है तो उसको ब्याज देनी पड़ती है। हमारा कहना ये है कि जब वो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और घर से उसकी बात नहीं बनती है, घर वाले मान लो उसे निकाल देते हैं या उसको विपिन्नता आती है, तो हमारा कहना ये है कि हम लोग जो जीएसटी पे करने वाले लोग हैं उनको वृद्धावस्था में पेंशन मिलनी चाहिए, और जिसका कि उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है, वो परसेंटेज के रूप में भी हो सकती है या उसके एक समान रूप से भी हो सकती है, लेकिन ये काम होना चाहिए क्योंकि जीवन भर जो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करके सरकार को दे रहा है और सरकार चलाने का काम कर रहा है। आज आप देखिए पूरे देश के लोगों को, चाहे वो राशन बट रहा हो, चाहे उसको पेंशन दी जा रही हो, कुछ भी दी जा रही हो, वो सारा पैसा वो इसी हम ही लोग इकट्ठा करके दे रहे हैं उस सरकार को, उसी से सरकार चला रही है, उसी से सरकार सबको लोगों को लाभ दे रही है। एक अंतिम प्रश्न, आपने जैसे जीएसटी के कई प्रावधानों का विरोध किया, तो जीएसटी व्यापारियों पर एक तरह से कुठाराघात भी है और जो व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी का कमिटेड वोटर भी है, तो क्या आप कोई ऐसी लाइन खींचेंगे जिससे कि या तो जीएसटी कम किया जाए या घटाया जाए या इसको ख़त्म किया जाए, या व्यापारी वर्ग फिर कोई और विकल्प सुनने को मजबूर हो, क्योंकि बीजेपी का ही कमिटेड वोटर है आप लोग? आपका कहना सही है कि हमारा वोट बीजेपी को ही जाता है और हमारा समाज ज़्यादातर मतलब 99% लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं। हमारा यहाँ पे किसी पार्टी से ना कोई विरोध है, ना हम किसी पार्टी का यहाँ पे कोई बात करने आए हैं। हम जीएसटी तो बीजेपी ही लागू कर रही है। हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि जीएसटी के प्रावधान बहुत गलत हैं और जीएसटी के अंदर 700 से ज़्यादा अभी तक चेंजेस आ चुके हैं। अगर जो है सरकार की मंत्री भी अगर किसी पूछा जाए तो उनको भी नहीं मालूम होगा कि उन्होंने कौन सा चेंज कब किया है। तो ये जो मकड़ जाल बना दिया गया है, ये सरकार ये व्यापारियों के ऊपर एक मकड़ जाल की तरह से फैल गया है और अपनी गिरफ्त में लोगों को ले चुका है और इतना लोग इससे परेशान हैं
कि जीएसटी का तो हम विरोध करते ही हैं, हम कहते हैं जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। तो सरकार आपकी बात क्यों नहीं मानती? आपका बहुत बड़ा तबका, आप जैसे बता रहे हैं 20% आबादी है, वोटर है, तो सरकार आपकी बात सुनती तो है नहीं। देखिए ऐसा है कि सरकार को चाहिए टैक्स, और सरकार को केवल एक मिडिल क्लास एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जिससे वो सरकार टैक्स वसूल कर सकती है, और इसीलिए वो सरकार टैक्स वसूल कर रही है। लेकिन अब इसमें जागृति आती जा रही है और लोग इसके खिलाफ मुखर होकर खड़े हो रहे हैं, और हमारी भारतीय वैश्य महासभा भी इसका विरोध करती है, और जो जिस तरह से जो उल्टे सीधे टैक्स लगा रहे हैं इसका हम विरोध करते हैं, और साथ ही सरकार से हम जीएसटी सरलीकरण की मांग भी करते हैं। अगर आपकी मांग नहीं मानी सरकार ने, जीएसटी का सरलीकरण नहीं किया, जीएसटी इसी प्रारूप में रहा, तो आप अगले चुनाव में क्या बीजेपी को फिर भी वोट देते रहेंगे? देखिए ये तो वक्त बताएगा उस वक्त क्या परिस्थिति बनती है। ये तो अभी से ये बात कहना मतलब बेकार है कि अभी आगे चले क्या करेंगे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आप अपना निर्णय बदल भी सकते हैं, जैसे आपका वक्त बताएगा। हमारा तो केवल कहना इतना है कि हमारा व्यक्ति यहाँ से खड़ा हुआ, हम उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बीजेपी से खड़ा हो, चाहे सपा से खड़ा हो, चाहे भाजपा से खड़ा हो, चाहे बसपा से खड़ा हो। हमारा तो केवल। चलिए, ये थे हमारे बीच में रवि प्रकाश अग्रवाल जी, जिन्होंने एक नया संगठन भारतीय वैश्य महासभा रजिस्टर कराया है, और इनका कहना है कि इस संगठन के जरिए पूरे वैश्यों को एकत्र करेंगे, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। मुख्य जो इसका एक आकर्षण मालूम होता है राजनीतिक मायने हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इसके अलावा भी सामाजिक और व्यापारिक मायने भी इसमें शामिल हैं। देखना है वैश्य संगठनों की भीड़ में ये नया संगठन कितनी अपनी पहचान बना सकता है, और आगे आने वाले समय में ये देश के विभिन्न और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कहाँ तक इसकी कार्यप्रणाली जा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।